Today's topic is LR circuit, RC circuit and LCR circuit. So the rest part of this today I will start. So let's see first LR circuit. So LR circuit वो होता है जिसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा हो, उसे हम LR सर्किट कहते हैं. Suppose that in this diagram this is alternating current. वोल्टेज की इक्वेशन सिनुसॉइडल इक्वेशन दी गई है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये इंडक्टर लगा है, ये रेजिस्टेंस है. जो टोटल पोटेंशियल होगा तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा. VL इज द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर एंड VR इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर. अब आते हैं जो इंडक्टर का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी इक्वेशन. अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म नेट पोटेंशियल V, VR और VL के वेक्टर सम के बराबर होगा. सो फ्रॉम द वेक्टर रूल V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर. सो अगर हम VR और VL को करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लें तो यहां पे हो जाएगा I स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. XL जो है दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंट ऑफ इंडक्टर. अब अगर हम V स्क्वायर को प्रिंसिपल बना I स्क्वायर को प्रिंसिपल बना के इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो I बराबर आ जाएगा V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. बट हम जानते हैं I बराबर क्या होता है V अपॉन रेजिस्टेंस. तो मतलब LR सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ये दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं इम्पिडेंस. Z से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, तो देखिए Z बराबर क्या होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट. तो आपको इस सर्किट में क्या याद करना है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला. अगर LR सर्किट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें इम्पिडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, या हम R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर में लिख सकते हैं. अब आते हैं LR सर्किट में जो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे. फेज डिफरेंस मतलब फेज एंगल tan phi. तो tan phi का फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज VL अपॉन VR या XL अपॉन R. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फेज एंगल. ठीक, एक LR सर्किट में जो करंट होता है लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल phi विच इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R. नेक्स्ट आते हैं RC सर्किट. इसमें भी इंपेडेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं. देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं XC. सो ये XC है. तो हम इंपेडेंस अगर RC सर्किट का बोले तो इंपेडेंस का फॉर्मूला याद करना है, दैट इज Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. XC का फॉर्मूला होता है XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C. ये याद कर लीजिए. तो हम इम्पेडेंस का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. अब अगर RC सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस या फेज एंगल निकालने को बोला जाए तो सिंपल वही फॉर्मूला है. tan phi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VC अपॉन VR मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, या XC अपॉन R लिख सकते हैं, या 1 अपॉन ओमेगा C होल अपॉन R. तो आपको फेज एंगल निकालना पता होना चाहिए और इम्पिडेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है. फिर आता सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर. एक LC सर्किट, इसमें इम्पिडेंस का फॉर्मूला पढ़ना है और tan phi देखना है और प्लस रिजोनेट फ्रीक्वेंसी भी इसी से हम लोग समझ लेंगे. देखिए इसके इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC या XC माइनस XL. जो भी रेजिस्टेंस में वैल्यू ज्यादा हो उसको पहले रखें और बाद में छोटे वाले को रखें. अब अगर मान लीजिए हाउएवर इस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंट और कैपेसिटिव रिएक्टेंट अगर बराबर हो जाए, मतलब XL और XC बराबर हो जाए, तो सर्किट के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और इस टाइम पे जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी उसे कहेंगे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी. तो जब भी कोई सर्किट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पे होता है तो उस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंट और कैपेसिटिव रिएक्टेंट बराबर होता है, याद रखिएगा. तो अगर मान लीजिए कह दिया जाए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, तो आपको स्टार्ट करना है यहां से. फॉर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी XL मस्ट बी इक्वल टू XC. फिर उसके बाद
एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल एंड एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा को यहाँ ले आएंगे तो अगर हम देखें तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो 2πfl इज इक्वल टू 1/2πfc। 2πf इधर ले आओ या f इधर ले आओ, तो f का मल्टीप्लाई f से करोगे तो f स्क्वायर बराबर 1/2 पाई स्क्वायर एलसी। रूट में बदल दे तो f बराबर क्या होगा 1/2 अंडर रूट 1/LC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो जब कभी भी आपसे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पूछा जाए आपको ऐसे ही डिराइव करना है और ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल। अब आते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आता है ज्यादातर बोर्ड में। अब हम एक ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल VL है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल VC है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल VR है। अब देखिए अगर हम इसमें VL बराबर देखें तो VL बराबर क्या होगा I इंटू XL। VL बराबर क्या होगा I इंटू XL। VC बराबर क्या होगा I इंटू XC और VR बराबर क्या होगा I इंटू R। तो टोटल पोटेंशियल V बराबर क्या होगा VL प्लस VC प्लस VR या V बराबर IXL प्लस IXC प्लस IR, ऐसे लिख सकते हैं लोग। तो देखिए इसको जब हम डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I बराबर आएगा V/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर एक सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या इंडक्टर का या इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC²। ये इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ये फॉर्मूला, बाकी कोई चीज नहीं पढ़नी। अगर हम XL और XC की वैल्यू रख दें तो Z का फॉर्मूला ये भी हो सकता है √R² प्लस ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब अगर LCR सर्किट का आपसे पूछा जाए फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और वोल्टेज के बीच, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे 10φ इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब देखिए इसकी तीन कंडीशन है। When ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C, मतलब अगर XL XC से बड़ा है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा है, then 10φ is positive, that is φ is positive, in this case the voltage V leads the current। मतलब अगर किसी सीरीज LCR सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंट की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंट से ज्यादा है तो करंट लैग्स करेगा वोल्टेज से या वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाय फेज एंगल φ, और φ निकालने का तरीका ये है। when ओमेगा L इज लेस देन 1/ओमेगा C, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंट से कम हो तब φ की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इस केस में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट या करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब या तो वोल्टेज करंट के पीछे रहेगा बाय फेज एंगल φ या हम कहेंगे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल φ। when ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C, when ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंट के बराबर हो तब φ की वैल्यू 0 होती है। इस केस में द वोल्टेज V एंड द करंट I आर इन द सेम फेज, तब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल सेम होगा, मतलब वो सेम फेज पे काम करेंगे और उस केस में इम्पिडेंस होगा R के बराबर। देखिए ओमेगा L और 1/ओमेगा C बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस सर्किट का जो टोटल इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक, और इस केस में हम कह सकते हैं सर्किट में जो सर्किट ऑसिलेट करेगा विद रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z कैन हैव। मतलब जब सर्किट रेजोनेट कंडीशन में होता है तब इम्पिडेंस सबसे कम होता है। तो XL इज इक्वल टू XC जो हम रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डेवलप किए थे ये वो है। अब यहाँ लिखा है द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कब मिलती है?
जब अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो गए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पावर की बात करते हैं। तो पावर इन एसी सर्किट, तो सबसे पहले तो करते हैं सर्किट कंटेनिंग अ प्योर रेजिस्टेंस ओनली। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो पावर का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? एक तो फॉर्मूला ये है 1/2 V0 इंटू आई नॉट या V0/√2 इंटू आई नॉट अपॉन √2। एक ये फॉर्मूला है पावर का, या हम कह सकते हैं पावर बराबर VRMS इंटू IRMS। ठीक, मतलब अगर कोई प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1/2 V0 इंटू आई नॉट या V0/√2 प्लस आई नॉट अपॉन √2। V0 और आई नॉट क्या? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। या तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। फिर आता सर्किट कंटेनिंग बोथ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब LR सर्किट की बात करें। LR सर्किट में 10 फाई क्या होता है? ओमेगा L अपॉन R, ही हम लोग को पता है। सिनुसॉइडल वोल्टेज इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। और करंट इक्वेशन क्या बनेगी LR सर्किट की? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, इस सर्किट में अगर हम पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/2 V0 I नॉट इंटू कॉस फाइव या V0/√2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव में फाइव हम निकालेंगे यहां से और वो वैल्यू यहां रख देंगे। कॉस फाइव को कहते हैं पावर फैक्टर, याद रखना पावर फैक्टर। तो एवरेज पावर ऑफ LR सर्किट या तो हम लिख सकते हैं ये V0/√2 होता है VRMS, आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है IRMS इंटू पावर फैक्टर कॉस फाइव। तो ये पावर का फॉर्मूला है LR सर्किट का। अब कहा जाए पावर फैक्टर आप कैसे निकालोगे? तो पावर फैक्टर एक तो तरीका है 10 फाई निकाल लो, फाई निकाल लिया, फाई की वैल्यू कॉस में रख दें तो हमारे पास पावर फैक्टर आएगा। या दूसरा तरीका है ये, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। किसके लिए? LR सर्किट के लिए। ये LR सर्किट का पावर फैक्टर का फॉर्मूला है R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। या शॉर्ट में देखिए तो ये है cos फाई इज इक्वल टू R इम्पिडेंस। मतलब किसी सर्किट का पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टू द इम्पिडेंस। मतलब किसी सर्किट के रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। अब आते हैं वॉटलेस करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा चुका बोर्ड में। व्हाट इज वॉटलेस करंट? इफ द रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट इज जीरो, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस हो ही ना और रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो लें, ऑल्दो द करंट फ्लोज इन द सर्किट, उसके बावजूद भी करंट फ्लो होता है। जैसे सिंपल हम कहते हैं LC सर्किट की बात करें, इस पे रेजिस्टेंस नहीं होता फिर भी उसमें करंट फ्लो होता है। सो इफ अ रेजिस्टेंस इन अ AC सर्किट इज जीरो, ऑल्दो द करंट फ्लोज इन द सर्किट येट द एवरेज पावर रिमेन जीरो, उसके बावजूद भी एवरेज पावर जीरो रहती है। दैट इज देयर इज नो एनर्जी डिसिपेशन इन द सर्किट। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी उसमें लॉस नहीं हो रही है। सो इस तरीके के करंट को हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट। द करंट इन सच सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो आपको यहां से यहां तक की डेफिनेशन याद रखनी है। सो व्हाट इज वॉटलेस करंट? इफ द रेजिस्टेंस इन AC सर्किट इज जीरो, ऑल्दो द करंट फ्लोज इन द सर्किट येट द एवरेज पावर रिमेन जीरो, दैट इज देयर इज नो एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट, द करंट इन सच सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जा चुका वॉटलेस करंट। नेक्स्ट आता है बैंड विथ। तो बैंड विथ कहलाती है डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब डेल्टा ओमेगा का सेंस क्या है समझिएगा। इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बैंड विथ इज द विथ ऑफ द रेंज ऑफ द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूजेस ऑन अ गिवन ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क करता है उस रेंज को हम बैंड विथ कहते हैं। तो बैंड विथ की सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली ये कह सकते हैं इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप यहां से लिखिएगा बैंड विथ इज द विथ ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, द विथ ऑफ द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूजेस इज नोन एज बैंड विथ। अब बैंड विथ का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए बैंड विथ रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ओमेगा से।
तो डेल्टा ओमेगा बराबर क्या होता है, आर अपॉन एल। किसी भी सर्किट का बैंड विड्थ निकालने का फॉर्मूला ओमेगा एल इज इक्वल टू आर अपॉन एल, या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं बैंड विड्थ ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द इंडक्टर ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का रेशियो बैंड विड्थ कहलाता है। दूसरा आता है क्वालिटी फैक्टर, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी फैक्टर? तो क्वालिटी फैक्टर को शॉर्ट में क्यू फैक्टर बोलते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर इज इक्वल टू द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा नॉट कहते हैं, डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, या सिंपल हम ये कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इज द रेशियो ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के रेशियो को हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। नेक्स्ट आता है रेजोनेट सर्किट, सीरीज रेजोनेट, या हम कहते हैं रेजोनेट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना, जो हम पहले भी बता चुके हैं। तो जब भी कोई सर्किट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है तब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंट और कैपेसिटिव रिएक्टेंट बराबर होते हैं। तो एक्सएल बराबर एक्सी लिख देंगे, ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 अपॉन एल सी, या ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये हो गया रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, एक डायग्राम पूछा जाता है, द रिलेशन बिटवीन आई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड दूसरा होता है इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो देखिए सिंपल है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती किसी सर्किट में पहले करंट मैक्सिमम होता है, उसके बाद फॉल करता है। मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये पता चला जब कोई सर्किट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है उस टाइम सर्किट में बहने वाला करंट मैक्सिमम होता है। अब इसी का उल्टा Z और F के बीच देखें, ऑफ कोर्स करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस या इंपेडेंस कम से कम हो। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पहले इंपेडेंस फॉल करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इंपेडेंस मिनिमम होता है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फिर से इंपेडेंस बढ़ता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इंपेडेंस सबसे मिनिमम होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब आता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी डायनेमो सिलेबस में है। इसमें आपको डायग्राम पढ़ना है और इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, प्लस इसका कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट याद रखिए। ठीक, वर्किंग जो क्लास 10th में वैसे ही आपको याद रखनी है। तो देखिए इसके डायग्राम को पहले हम लोग समझ लेते हैं। डायग्राम के मेन पार्ट क्या क्या है, देखिए वो था हॉर्सशू मैग्नेट या पावरफुल नॉर्थ साउथ मैग्नेट हम कह सकते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ABCD कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की आर्मेचर होती है। ठीक, ये कॉपर वायर के दोनों एंड बाहर निकलते हैं और दो स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, स्लिप रिंग्स R2 एंड R1। इन स्लिप रिंग से दो बुश लगे होते हैं B2 एंड B1। तो चार मेन पार्ट हैं, हॉर्सशू मैग्नेट या पावरफुल नॉर्थ साउथ मैग्नेट पहला। दूसरा क्या होता है आर्मेचर कॉइल ABCD। तीसरा क्या होता है स्लिप रिंग्स, हॉलो स्लिप रिंग्स होती हैं। चौथा पार्ट होता है बुशेस। चार मेन पार्ट हैं एक एसी डायनेमो के। अब चारों पार्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। आर्मेचर, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आर्मेचर किसकी बनी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर पर लिपटे होते हैं। दूसरा होता है फील्ड मैग्नेट, इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट हैविंग कॉनकेव पोल पीसेस नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, कॉनकेव पोल का मतलब हुआ कि इनके जो एंड होते हैं वो कॉनकेव शेप में काटे जाते हैं ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले हमें। फिर आता स्लिप रिंग्स, the leads of the armature coil ABCD are connected to two copper rings R1 and R2 called slip rings, कॉपर की बनी होती। फिर आता bushes, these are the two carbon pieces B1 and B2 called bushes। ठीक, ये चार पार्ट आपने याद कर लीजिए। प्लस एसी डायनेमो का प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी डायनेमो।
प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक passing through the coil change continuously, hence an EMF is induced in the coil and the current flows in the direction given by the Fleming right hand rule. कह रहे हैं जब कोई आर्मेचर कॉइल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से घुमाई जाती है तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और जब भी किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है, ठीक, जिसका डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं। फिर आता है यूटिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट करंट। सिंपल, एसी डीसी से कैसे बेहतर है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से कैसे बेहतर है, तो उसके कुछ पॉइंट हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट मे बी ट्रांसमिटेड एट अ हाई वोल्टेज फ्रॉम पावर हाउस टू एनी प्लेस वेयर इट कैन अगेन बी ब्रॉड डाउन टू द लो वोल्टेज। देखिए, जब भी लॉन्ग डिस्टेंस में करंट को फ्लो भेजा जाता है तो हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। हाई वोल्टेज पे भेजने से एनर्जी लॉस कम होती है। अगर हम एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज कर रहे हैं तो उसको हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करंट को का वोल्टेज बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। अगर हम डायरेक्ट करंट को हाई वोल्टेज पे भेजते हैं तो उसको किसी भी तरीके से लो वोल्टेज पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। So the transmission of power is easy in alternating current, ठीक। दूसरा आता है alternating current can be controlled by the choke coil। alternating current को choke coil द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कहीं पर अगर हम alternating current की वैल्यू को कम करना है तो कम से कम एनर्जी लॉस करके हम उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ choke coil, जिसे हम इंडक्टर भी कहते हैं। AC इक्विपमेंट सच एज इलेक्ट्रिक मोटर आर मोर ड्यूरेबल कन्वीनियंट कंपेयर टू डीसी मोटर। देखिए, एसी मोटर या हम कहते हैं एसी जितने भी अप्लायंस होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ डीसी। हम लोग ने देखा जो डीसी फैन होते हैं उनका वर्किंग बहुत स्लो होता है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है। एसी का क्या होता है, अल्टरनेटिंग फैंस जो होते हैं पावर कंजम्पशन कम होता है और वर्क मैकेनिकल वर्क ज्यादा देते हैं। Whenever direct current is required, जहां कभी भी डायरेक्ट करंट हमें जरूरत पड़ती है, सिंपल हम लोग रेक्टिफायर की मदद से ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपल कह सकते हैं इट इज इजियर टू कन्वर्ट एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी बाय मीन ऑफ रेक्टिफायर। दो तरह के रेक्टिफायर हैं, हम लोग क्लास 12 में ही आखिर में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस, अब एक कमी भी है, ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट, ठीक। एन एसी वायर इज एक्सीडेंटली टच्ड गिव्स अ मोर सीरियस जॉल्ट एज कंपेयर टू डीसी वायर। देखिए, एसी ज्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन ऑफ डीसी, ये एक इसकी कमी है। फिर उसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, सो वेयर अ थिक वायर इज रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ थिन वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थिक वायर। एसी करंट किसी मेटल के सरफेस पे चलता है, तो इसीलिए जो मोटे वायर होते हैं वो सिंगल मोटा वायर ना बना के पतले पतले बहुत सारे वायर को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई अ थिक वायर इज मेड बाय मैनी थिन वायर ट्विस्टेड टुगेदर। तो आप ऐसे लिखेंगे, because AC current flows on the surface of the wire, so when a thick wire is required, a number of thin wire are twisted together to form a thick wire. ये AC की अच्छाइयाँ DC पे ज्यादा है, कमी सिर्फ एक है कि ज्यादा डेंजरस है, ठीक। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 100 ओम रजिस्टर R दिया गया, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, V दिया है एंड 50 हर्ट्ज F दिया फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई। What is the RMS value of current in the circuit? देखिए VRMS कितना दिया है 220, ये VRMS दिया है, ठीक। VRMS पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, रेजिस्टेंस पता है। IRMS बराबर होगा VRMS अपॉन R, मतलब 220 अपॉन 100, मतलब IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज 2.2 एम्पियर। अब आता है दूसरा, कह रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। तो देखिए, पावर बराबर क्या होता है, सिंपल हम लोग लगा सकते हैं I स्क्वायर R। तो I क्या है, दैट इज 2.2 इंटू R। सॉल्व करेंगे 484 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक वोल्टेज मतलब V0 ऑफ अ पावर सप्लाई इज 300 वोल्ट, ये V0 दिया गया।
व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? तो सिंपल फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, सिंपल लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन रूट टू विच इज इक्वल टू 212.1 वोल्ट। दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं इसी में, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी इज 10 एम्पियर। आरएमएस दिया गया, पीक वैल्यू पूछ रहे हैं, सिंपल वही फॉर्मूला लगा दें। मैं देखिए आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, तो आई नॉट बराबर क्या होगा आई आरएमएस इंटू रूट टू। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.1 एम्पियर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस इज मार्क्ड 220 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू दी गई है, ठीक, वोल्टेज की, और फ्रीक्वेंसी एफ दिया है 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वी पूछ रहे हैं। तो देखिए ये वी नॉट मानेंगे हम इसे, ठीक है ना, नहीं ये ठीक है, वी नॉट निकालेंगे, ये वी आर एम एस है। तो देखिए फॉर्मूला हमें ये डेवलप करना, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ टी, ठीक। अब हम पहले निकालेंगे वी नॉट, वी आर एम एस दिया गया 220 वोल्ट, तो वी नॉट बराबर क्या होगा रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया 311 वोल्ट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ कितना दिया गया 50। तो देखिए जब एफ की वैल्यू 50 रखेंगे, 50 पाई इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 100। या हम कहते हैं 50 इंटू 2 पाई करते हैं, दैट इज 100 पाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू 311 साइन 100 पाई टी। नेक्स्ट आता है अ सिनुसॉइडल वोल्टेज, ये वोल्टेज इक्वेशन दी गई है, v इज इक्वल टू 200 साइन 314 टी इज अप्लाइड टू 10 ओम रेजिस्टेंस, आर दिया गया है, वी नॉट दिया गया है, ओमेगा दिया गया है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, दैट इज 314, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। सॉल्व करेंगे तो 50 हर्ट्ज आ गया। दूसरा पार्ट कह रहे हैं पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज वी नॉट दैट इज 200 वोल्ट। आरएमएस वोल्टेज, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, सॉल्व करेंगे दैट इज 141.4 वोल्ट। आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट निकालने का तरीका वी आरएमएस अपॉन आर लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 14.14 एम्पियर। अब हम लोग आते हैं उन क्वेश्चन पे जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंट एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंट का यूज होना है। 220 वोल्ट मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, सप्लाई टू अप्लाइड टू आ 44 मिली हेनरी इंडक्टर। देखिए इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3 हेनरी। व्हाट इज द आरएमएस करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब ओवर अ कंप्लीट सर्किट। तो पहले देखिए हम आई आरएमएस निकालेंगे, वी आरएमएस दिया गया है, सॉरी इसको हम ऐसे नहीं दूसरी तरीके से करते हैं। देखिए पहले हम लोग ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दी, वोल्टेज दिया गया है, वी आरएमएस दिया गया 220 वोल्ट, ठीक। फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस दिया 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। आई आरएमएस बराबर क्या होगा, दैट इज वी आरएमएस अपॉन एक्सएल या वी आरएमएस अपॉन 2 पाई एफ एल। तो हम वैल्यू रख देते हैं 220 अपॉन 2, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, एफ की वैल्यू है 50 और एल की वैल्यू है 44 इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 15.9 एम्पियर। ये आरएमएस करंट हो गया। नेट पावर एब्जॉर्ब्ड, अब देखिए कह रहे हैं क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, अगर कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट है मतलब उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, उसमें पावर कंज्यूम होगी ही नहीं, वॉटलेस करंट चलेगा। तो द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड इन द प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट इज 0। ऐसे सर्किट के करंट को कहते हैं वॉटलेस करंट। नेक्स्ट आते हैं 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज, ये वीआरएमएस दिया है, ये एफ दिया है। सप्लाइड टू एन अप्लाइड अ 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ये दिया गया है कैपेसिटी मतलब सी दिया है, माइक्रोफेराड मतलब 10 की पावर -6। व्हाट इज आरएमएस करंट इन द सर्किट, ठीक, आई बताना है। आई आरएमएस बराबर क्या होता है वी आरएमएस अपॉन एक्सी या वी आरएमएस अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी या वी आरएमएस इंटू ओमेगा सी या वी आरएमएस इंटू 2 पाई एफ सी, ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस हमारे पास कितना दिया 110, 2 इंटू 3.14, एफ दिया है 60, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी दी गई 60 और कैपेसिटी दी गई है 60 माइक्रोफेराड मतलब 60 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.49 एम्पियर। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द नेट पावर, देखिए चाहे प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव हो या एलसी सर्किट हो, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो वॉटलेस करंट होता है और वॉटलेस करंट जो पावर कंज्यूम करता है वो 0 होता है। तो आगे के सारे न्यूमेरिकल आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर खत्म।